हेलो बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे सत्ता की साझेदारी। चैप्टर 1 है नागरिक शास्त्र का। इसमें हम लोग देखेंगे सत्ता की साझेदारी। इसमें प्रमुख क्या क्या पढ़ना है इसके बारे में हम लोग देखें तो बेल्जियम और श्रीलंका का कहानी पढ़ना है, श्रीलंका में बहुसंख्यकवाद के बारे में पढ़ना है, बेल्जियम की साझेदारी के बारे में पढ़ना है, सत्ता की साझेदारी क्यों ज़रूरी है इसके बारे में पढ़ना है, सत्ता की साझेदारी के क्या क्या रूप हो सकते हैं इसके बारे में हम लोग को चर्चा करना है। बेल्जियम की कहानी। बेल्जियम यूरोप का एक छोटा सा देश है। यह क्षेत्रफल में भारत के हरियाणा से भी छोटा राज्य है। इसकी आबादी लगभग 1 करोड़ के आसपास में है। इसकी सीमा रेखा को देखा जाए तो फ्रांस, नीदरलैंड, जर्मनी, लक्समबर्ग से लगता है। इस देश के समाज की जातीय बुनावट बहुत ही जटिल है। बेल्जियम की जातीय बनावट। बेल्जियम में 59% जो आबादी है वो फ्लेमिश भाषा बोलती है, मतलब फ्लेमिश क्षेत्र में रहते हैं और डच भाषा बोलते हैं। 40% आबादी जो है फ्रेंच भाषा बोलती है और 1% जो आबादी है वो जर्मन भाषा बोलती है। बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स। 80% जो बेल्जियम का आबादी जो है वो फ्रेंच भाषा बोलती है ब्रुसेल्स में, और 20% जो है डच भाषा बोलते हैं। फ्रेंच भाषी लोग ज़्यादा समृद्ध है और ताकतवर है। डच भाषी लोग बहुत बाद में आर्थिक विकास और शैक्षणिक का लाभ पाने वाले इस स्थिति से नाराज थे। 1950 और 1960 के दशक में फ्रेंच और डच बोलने वाले लोगों के बीच में तनाव उत्पन्न होने लगा। इससे क्या समस्या है? इसी तरह से अगर हम लोग श्रीलंका का कहानी को देखें तो श्रीलंका एक द्वीपीय देश है, द्वीप में बसा हुआ एक देश है। ये भारत का तमिलनाडु के दक्षिण तट पर पड़ता है। इसकी आबादी लगभग 2 करोड़ के आसपास में है और ये भी हरियाणा राज्य के बराबर ही है। आगे देखते हैं श्रीलंका में जातीय बनावट। श्रीलंका में कई जातीय समूह पाया जाता है, जिसमें 74% सिंहली भाषी है जो बौद्ध धर्म को मानते हैं। दूसरा है 18% जो आबादी है वो तमिल भाषा बोलती है, जिसमें हिंदू और मुसलमान एवं अन्य धर्म के लोग पाए जाते हैं, जिसमें 13% श्रीलंकाई मूल के और 5% भारतीय मूल के तमिल पाए जाते हैं। 7% जो आबादी है वो ईसाइयों का है, जो दोनों भाषा बोलती है, सिंहली भाषा के भी लोग हैं और तमिल भाषा के लोग भी हैं। आगे देखते हैं श्रीलंका में बहुसंख्यकवाद। 1948 में श्रीलंका स्वतंत्र राष्ट्र बनता है। सिंहली समुदाय के नेताओं की संख्या ज़्यादा थी, जिसके बल पर वे शासन पर अपना प्रभुत्व जमाना चाहते थे। 1956 में एक कानून बनाया गया था सिंहली को राजभाषा का दर्जा देने के लिए, जिसमें जो है सिंहली राज्य को जो सिंहली भाषा को श्रीलंका का राजभाषा बनाया गया। विश्वविद्यालय और सरकारी नौकरियों में सिंहलियों को प्राथमिकता भी दी गई। नए संविधान में यह प्रावधान किया गया कि बौद्ध मतों को संरक्षण और बढ़ावा देगी। आगे देखते हैं इस प्रकार के भेदभाव से तमिलों को नाराज़गी थी, जिससे तमिल और सिंहली समुदाय के बीच तनाव बढ़ने लगा। श्रीलंकाई तमिल अपनी राजनीतिक पार्टियां बनाईं और अपनी मांगों को पूरा करने के लिए संघर्ष करने लगा। तमिलों की निम्नलिखित मांग थी। तमिलों का कौन कौन सा मांग था? तमिल को राजभाषा का दर्जा मिले, क्षेत्रीय स्वायत्तता मिले, शिक्षा और रोजगार में समान अवसर प्राप्त हो। इसको लेके
तमिल भाषी लोग जो है संघर्ष कर रहे थे। तमिलों की आबादी वाले इलाकों की स्वायत्तता की मांग को मना कर दिया गया। जो तमिल अपना जो मांग रख रहे थे तमिल भाषी लोग, उसको मना कर दिया जाता है। 1980 के दशक में 1980 के आसपास जो है उत्तर पूर्वी श्रीलंका में तमिल इल्म सरकार बनाने की मांग को लेकर अनेक संगठन बनाए गए, बहुत सारा संगठन बनाया गया। श्रीलंका में दो समुदायों के बीच अविश्वास ने बड़े टकराव का रूप लिया, जो गृह युद्ध में बाद में जाके बदल जाता है, जिसके कारण क्या होता है, हजारों लोग मारे जाते हैं, कितने परिवार बेघर हो जाते हैं, मतलब शरणार्थी हो जाते हैं, और लोगों को रोजी रोटी के लिए भी जो है समस्या होने लगता है। इसी जैसा एक देश है बेल्जियम। बेल्जियम में सत्ता की साझेदारी सही तरीक़ा से हुई तो इसमें क्या क्या मुख्य बातें रही इसके बारे में जानते हैं। तो बेल्जियम ने समझदारी का परिचय देते हुए 1970 से 93 के बीच संविधान में 4 परिवर्तन किया, 4 बार संशोधन किया गया। कि कौन कौन सा? टकराव को कम करने के लिए बेल्जियम द्वारा उठाए गए प्रमुख कदम। केंद्र सरकार ने डच और फ्रेंच भाषी मंत्रियों की समान संख्या कर दिया गया। केंद्र सरकार अनेक शक्तियां देश के 2 इलाकों की क्षेत्रीय सरकार को दे दी। ब्रुसेल में अलग सरकार है, तो यहाँ दोनों समुदायों को समान प्रतिनिधित्व दिया गया। सामुदायिक सरकार, जिसका चुनाव संबंधित भाषा के लोग ही रहते थे। इस सरकार के पास सांस्कृतिक, भाषा, शिक्षा जैसे मसलों पर फैसले लेने का अधिकार होता था। सत्ता की साझेदारी क्यों ज़रूरी है, अब इसके बारे में चर्चा करते हैं। सत्ता का बंटवारा इसीलिए ज़रूरी है क्योंकि इसके विभिन्न सामाजिक समूहों के बीच टकराव को कम किया जा सकता है। सामाजिक समूह के बीच अगर टकराव को कम करना है तो सत्ता की साझेदारी सबसे प्रमुख भूमिका निभाती है। लोगों को सत्ता में हिस्सेदार बनाना सबसे प्रमुख काम है। आगे देखते हैं सत्ता की साझेदारी की रूप। सत्ता का क्षैतिक वितरण, किस तरह से सत्ता का क्षैतिक वितरण होगा, तो सरकार के विभिन्न अंगों के बीच सत्ता का बंटवारा किया जाएगा। विधायिका के आधार पर, कार्यपालिका के आधार पर और न्यायपालिका के आधार पर जब सरकार में शक्ति का बंटवारा होगा तभी जो है सत्ता की सही तरीक़ा से साझेदारी माना जाएगा। आगे देखते हैं सत्ता का ऊर्ध्वाधर वितरण। सरकार के विभिन्न स्तरों के माध्यम से सत्ता का बंटवारा किया जाएगा, जैसे केंद्र सरकार, राज्य सरकार और स्थानीय सरकार। आगे देखते हैं विभिन्न सामाजिक समूहों के बीच वितरण। भाषाई और धार्मिक समूहों के बीच सत्ता का बंटवारा, जैसे बेल्जियम में सामुदायिक सरकार का गठन करना। दबाव समूह एवं राजनीतिक दलों के माध्यम से सत्ता का बंटवारा। आज हम लोग इतना ही क्लास के बारे में ये करते हैं। आगे हम लोग चलेंगे इसके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन